हेलो दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे परमार वंश के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं परमार वंश। दोस्तों, परमार वंश जो बेसिकली जो है, ये राष्ट्रकूटों के या गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। ठीक है, यानी आठवीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में और 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मालवा में एक नवीन राजवंश का जो उदय हुआ वो परमार वंश कहलाया। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि परमार वंश बेसिकली राष्ट्रकूट या गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। अब सबसे पहले जो है परमार वंश की, अगर हम ये कहें कि जिन्होंने स्थापना की या पहले संस्थापक या पहले परमार वंश के राजा कौन हुए, तो दोस्तों पहले परमार वंश के राजा हुए उपेंद्र, जिनको कृष्णराज के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें परमार वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि परमार वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो उपेंद्र या कृष्णराज, दोनों नाम याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी उपेंद्र के साथ साथ कृष्णराज भी नाम आ जाता है। तो उपेंद्र वंश के जो बेसिकली संस्थापक थे वो कृष्णराज या उपेंद्र थे। अब उन्होंने क्या, ये क्या थे, राष्ट्रकूटों के प्रतिहार थे, सॉरी राष्ट्रकूट प्रतिहार के सामंत थे ये। ठीक है, और इनकी जो राजधानी थी उज्जैनी थी। यानी पहले जितने अधिकतर जो मध्य प्रदेश में जिन्होंने राज किया, उन्होंने अपनी जो राजधानी हमेशा बना के रखी उज्जैन को। उसके पीछे रीजन ये था कि उज्जैन पहले से ही चाहे मतलब संपन्न था, चाहे सम्राट अशोक हो या चंद्रगुप्त हो, इन्होंने सब ने जो है वो काबू, उनके समय से ही ये संपन्न रहा है। इसलिए उस समय से जो है सर्वाधिक राजाओं ने अपनी राजधानी उज्जैनी बना रखी थी। तो परमारों की भी प्रारंभिक जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी, लेकिन जैसे जैसे राजा और बढ़ते गए तो उन्होंने है राजधानी उज्जैन से धार शिफ्ट की। तो दूसरे राजा हुए बैरी सिंह द्वितीय। बैरी सिंह द्वितीय जो है शासनकाल में परमारों की मूल राजधानी उज्जैन उज्जैन से धार में स्थानांतरित हुई। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है कि किसके शासनकाल में उज्जैन से धार राजधानी स्थानांतरित हुई या ट्रांसफ़र हुई, तो वो है बैरी सिंह द्वितीय। दोस्तों, कहीं कहीं अगर बैरी सिंह द्वितीय ऑप्शन नहीं आता है तो परमार वंश के जो एक प्रतिभाशील या जिसे हम कहें प्रतापी राजा, राजा भोज, उन अगर वो ऑप्शन आता है तो आप वो ऑप्शन भी लगा सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पढ़ने में हमें राजा भोज भी मिलता है। तो अभी हमने पढ़ा बैरी सिंह द्वितीय। तीसरे जो हैं सियाग द्वितीय या इन्हें हर्ष भी कहा जाता है। बैरी सिंह के जो उत्तराधिकारी या उनके पुत्र हुए सियाग द्वितीय हुए परमार वंश का पहला शासक है ये सियाग द्वितीय हर्ष, जिन्होंने राष्ट्रकूटों की क्या हुआ प्रभुता को अस्वीकार करते हुए स्वतंत्र अपने आप को स्वतंत्र वंश घोषित किया। तो अक्सर प्रश्न ये इससे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र वंश को घोषित करने वाले पहले परमार राजा कौन थे, तो वो थे हर्ष या शियाग द्वितीय। इसके बाद जो इनके उत्तराधिकारी हुए वाक्यपति द्वितीय या मुंज, ये दोनों नाम अक्सर प्रश्न जो है वाक्यपति ना आगे मुंज के नाम से आया जाता है। ठीक है, तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि मुंज ने जो है हुणों को हराया। ठीक है, किसको हराया, हुणों को हराया। इसके बाद मुंज ने कलचुरी के युवराज को हराकर त्रिपुरी पर भी अधिकार कर लिया। यानी इन्होंने किसको हराया, कलचुरी को भी जो है हराया। इसके बाद मुंज जो है अत्यंत पराक्रमी, कुशल शासक और विद्या प्रेमी थे। इनकी राज्यसभा में 9 सांक के लेखक पद्मगुप्त, 10 रूपक के लेखक धनंजय और यशोरूपलोक के रचयिता धनिक, ये 3 कवि थे। दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि 9 शाह सांक के लेखक कौन हैं। ठीक है, अब इसमें ये प्रश्न भी बनता है कि किसके शासनकाल में पद्मगुप्त थे। ठीक है, यह शाह सांक के लेखक कौन थे, पद्मगुप्त थे, किसके शासनकाल में थे, ये भी पूछा जा सकता है। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको कि जो मुंज थे, ठीक है, मुंज के शासनकाल में ही पद्मगुप्त थे, जिन्होंने 9 सांख लिखी। 10 रूपक के लेखक धनंजय थे और यशो रूपक के जो लेखक थे धनिक, ये तीनों बड़े महान कवि मुंज के शासनकाल में या उनके दरबार में रहे। मुंज ने मुंज सागर झील और मांडू में निर्माण करवाई। मुंज ने क्या किया, मुंज सागर मांडू धार में निर्माण करवाई। बेसिकली जो मांडू है ये पर्यटक स्थल है, ये धार जिले के तहत आता है।
अगला है मुंज ने 6 बार चालुक तैलब को हराया, लेकिन 7वीं बार क्या किया, तैलब ने हराकर बंदी बनाया और और उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया। ठीक है। इसके बाद सिंधुराज, मुंज के बाद उसका छोटा भाई सिंधुराज शासन की उसने भागदौड़ संभाली। इसके बाद अब सबसे महत्वपूर्ण आया राजा भोज। दोस्तों राजा भोज एक बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, लेकिन उनका जो अक्सर उनके बारे में कहा जाता है तो वो स्थापत्य कला और साथ ही साथ उनकी जो कविताएं हैं, एक प्रकार के वो कविता प्रति बहुत उनके खुद लेखक भी थे। साथ ही साथ उनके जो दरबार में और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का रचना करवाया, इसलिए उनको युद्ध और या दूसरी चीज़ों के लिए कम याद किया जाता है, बल्कि उनकी कविता और इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा याद किया जाता है। और अक्सर जो है इसे प्री के साथ साथ मेंस में भी इससे संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, और अक्सर जो है हर एग्ज़ाम में, चाहे 2019 का हो या 20 का हो, 20 का तो खैर अभी आने वाला है, या इसके पहले, तो आप देखेंगे कि राजा भोज से संबंधित जो है प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। तो राजा भोज तो सिंधु राज के उत्तराधिकारी के रूप में जो हुए, तो वो कौन हुए, राजा भोज हुए। कौन हुए, राजा भोज हुए। अब राजा भोज के बहुत सारे अभियान, अक्सर प्रश्न इसमें ये भी पूछा जाता है कि राजा भोज के प्रमुख अभियानों के बारे में आप लिखिए, ये प्रश्न मेंस में आया हुआ है। तो राजा भोज जो है, भोज सिंहासन बैठते ही उन्होंने अपने जो चाचा मुंज थे, ठीक है, तो उनको जो है उन्होंने क्या किया, उसका बदला लेने के लिए दक्षिण पर आक्रमण कर कल्याणी के चालुक्य वंश के विक्रमादित्य पंचम को हराया। ठीक है, विक्रमादित्य को हराया। इसके बाद जो उन्होंने क्या किया, भोज ने दक्षिण गुजरात के कीर्तिराज से युद्ध किया। हम पढ़ रहे हैं राजा भोज के जो है प्रमुख अभियान कौन कौन से हैं। ठीक है, भोज ने बुंदेलखंड जीतने के प्रयास में चंदेल राजा विद्याधर से युद्ध किया, जिसमें से उनकी वो हार हुई। ठीक है, क्या हुई, ये हार हुई। ये बहुत, जब मैंने चंदेल वंश पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि चंदेल वंश के जो राजा थे विद्याधर, उन्होंने राजा भोज को हराया। तो ये यहाँ पर जो है हम पढ़ रहे हैं कि राजा भोज की, भोज बुंदेलखंड जीतने के प्रयास में चंदेल राजा विद्याधर से युद्ध हार गए थे। ठीक है, और चंदेल हार गए थे। इसके बाद जो है राजा भोज ने 1010 में हिंदू शाही दलपत पाल को महमूद गजनवी के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी। ठीक है, 1010 में हिंदू शाही जो है आदल पाल है, आदल पाल को क्या, महमूद गजनवी के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी। राजा भोज ने त्रिपुरी के कलचुरी नरेश गंगदेव को भी हराया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसको हराया था, कलचुरी के नरेश गंगदेव को भी परास्त किया था। इसके बाद 1047 में कल्याणी की चालुक्य जय सिंह के पुत्र व उत्तराधिकारी सोमेश्वर प्रथम ने राजा भोज को परास्त कर धार नगरी को लूटा। ठीक है, यानी 1047 में जो कल्याणी के जो चालुक्य थे, उनके जय सिंह के पुत्र और उनके जो उत्तराधिकारी सोमेश्वर प्रथम ने राजा भोज को हराकर, और जो उनकी नगरी थी धार नगरी, उसको लूटा। किंतु कुछ दिनों बाद जो है राजा भोज ने पुनः उस पर अपनी सत्ता काबिज कर ली और पुनः उस पर अधिकार कर लिया। इसके बाद जो है राजा भोज ने अंतिम समय पे, ठीक है, चालुक्य शासक भीम और त्रिपुरी की कलचुरी राजा लक्ष्मी कर्ण, क्योंकि चालुक्य को भी इन्होंने हराया था और त्रिपुरी के शासकों को भी राजा भोज ने हराया था। अब इन्होंने क्या किया, दोनों संयुक्त रूप से मिलकर मालवा में दो तरफ से आक्रमण कर दिया, जिससे राजा भोज जो है उसमें बुरी तरह पराजित हुए और इसी के युद्ध में जो है वो उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं राजा भोज के समय साम्राज्य में। अब हम देखते हैं कि राजा भोज के साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। तो राजा भोज के साम्राज्य में मालवा क्षेत्र था, कोंकण था, खानदेश था, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, गोदावरी और महानदी घाटी के कुछ कुछ क्षेत्र उसमें जो है शामिल थे। अब राजा भोज के द्वारा कुछ प्रमुख कार्य भी किए गए हैं। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से कार्य किए थे। राजा भोज ने प्राचीन राजधानी छोड़कर उज्जैन को छोड़कर धार को अपनी राजधानी बनाया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके पहले बैरी सिंह का भी कहीं नाम आता है और कहीं कहीं जो है राजा भोज का है। तो मैक्सिमम राजा भोज की संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब राजा भोज ने चित्तौड़गढ़ में, दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजा भोज ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन मंदिर का निर्माण कराया। त्रिभुवन मंदिर का निर्माण कराया। सबसे पहले राजधानी को धार को अपनी राजधानी बनाया, ना कि उज्जैन को बनाया। फिर राजा भोज ने भी चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद राजा भोज ने के द्वारा भोजपुर में विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया। ध्यान रखिएगा, बेतवा नदी है वहाँ पे। तो राजा भोज ने क्या किया,
विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया। और वो कहाँ है, उसको भोजपुर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद राजा भोज ने भोपाल में भोज ताल का निर्माण कराया, जो भोपाल का बड़ा तालाब है उनके द्वारा ही ये निर्माण करवाया गया है। इसके बाद राजा भोज ने अपनी विद्वता के कारण कविराज की उपाधि की। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राजा भोज एक विद्वान ज़्यादा थे। ठीक है, उन्होंने कविराज की उपाधि धारण की। इसके बाद राजा भोज ने धार में, ठीक है, धार में संगीत पाठशाला की स्थापना की, जहाँ वाग्य देवी की प्रतिमा यानी माँ सरस्वती की मूर्ति जो है स्थापित की, वाग्य देवी की। इसके बाद राजा भोज ने धार में संस्कृत के पाठ पाठन के लिए विशाल एक भोजशाला का भी निर्माण करवाया। ठीक है, क्या करवाया, निर्माण करवाया। भोजशाला में, दरबार में, भोज राजा भोज के दरबार में धनपाल, उद्धव आदि महान क्या थे, विद्वान थे। धनपाल और उवध थे। पद्मगुप्त मुंज के शासनकाल में थे। ठीक है, धनंजय किसके शासनकाल में थे, वही मुंज के शासनकाल में थे। लेकिन यहाँ धनपाल और उवत किसके शासनकाल में थे, वो सब शासनकाल में थे राजा भोज के। इसके बाद राजा भोज ने विभिन्न विषयों पर 23 ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की, 23 ग्रंथों की रचना की। इसमें प्रमुख जो उनकी ग्रंथें हैं उस पर हम देख लेते हैं। तो सरस्वती कंठाभरण बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है किसकी रचना है, तो राजा भोज के प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक है, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, समरांगण, सूत्रधार, राजा मार्तंड, योग सूत्र, वृत्ति, विद्या विनोद, युक्ति, कल्पचरु और चारु चर्चा, ये प्रमुख राजा भोज के जो है ये ग्रंथ थे। ठीक है, जिसमें सरस्वती कंठाभरण का सबसे ज़्यादा जो है हम प्रश्न में पूछा जाता है। तो इसमें ये बहुत सारे महत्वपूर्ण हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, समरांगण, सूत्रधार, राजमार्तंड, योग सूत्र, वृत्ति, विद्या विनोद, युक्ति, कल्पचारु और चारु चर्चा, ये प्रमुख राजा भोज के क्या हैं, ये प्रमुख राजा भोज के ग्रंथ हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये महत्वपूर्ण टॉपिक समाप्त हुआ। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि राजधानी से संबंधित पूछा जाएगा, या इनके ग्रंथ से संबंधित पूछा जाएगा, या उनके युद्ध से संबंधित पूछा जाएगा। हाँ, अक्सर हम जो है हम लोग धार में जो है हम एक सांप्रदायिक तनाव भी हम देखने को मिलता है। तो जहाँ सरस्वती माता का मंदिर स्थापित है, ठीक है, वहाँ लगी हुई वहाँ से मस्जिद भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा वहाँ अक्सर तनाव देखने को मिलता है, पर हमेशा जो है ऐसा रहता नहीं है। ठीक है, तो धार में संगीत पाठशाला की जो है स्थापना किन्होंने की थी, माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की, और ये राजा भोज ने स्थापित की थी। ठीक है, तो यहाँ धार में मुस्लिम समुदाय के भी और साथ ही साथ हिंदू समुदाय दोनों के वहाँ पर और लगे हुए जो है प्रार्थना स्थल, धर्म स्थल है, और बड़े उसके साथ जो है वहाँ पर दोनों अपने अपने प्रार्थना और पूजा करते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, पढ़ते रहिए। नमस्कार।